वेलकम बैक जनाब। और बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। और इस वक्त पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं और जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो आपको बताएं कि शाहिद असलम को कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। अब बात करना ये होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने शाहिद असलम को कौमी क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग मसाइल को देखते हुए ये फैसला किया गया है। अब देखना ये है कि ये जो फैसला है ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो बैटिंग के मसाइल हैं उसको बेहतर कर सकेगा या नहीं। इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है ताबिश मीर साहब ने। ताबिश साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब रोहिल इंतखाब साहब, सबसे पहले बहुत आपकी नवाजिश। और माशाल्लाह मैं मुसलसल देख रहा हूँ आप जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप महफिल को लूट लेते हैं और मेरे मिजाज भी वैसे ही हैं जैसे आपने इस आज की महफिल को लूटा है। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो डेवलपमेंट हुई है? शाहिद असलम कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। इनको असाइन करने के बाद आपको लगता है कि बैटिंग के जो भी हमारे चैलेंजेस हैं वो बेहतर हो सकते हैं, कुछ बेहतरी आएगी मजीद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में? देखें, चीज़ों की मुसलसल हम देख रहे हैं, तजर्बात किए जा रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसेस है अब भी जारी है। आपके जो बैटिंग कोच थे वो अब से कुछ दिनों पहले मोहम्मद यूसुफ जो है वो खिदमत दे रहे थे, क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस वक्त पाकिस्तान टीम के पास हेड कोच के तौर पर उभरी सतह पर जो है आकिब जावेद मौजूद है, लेकिन असिस्टेंट कोच के तौर पर जो है अजहर महमूद भी हैं। तो ये दोनों जो हैं बहैसियत फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम को माजी में सर्व कर चुके हैं। तो एक तीर एक जो है म्यान में दो तलवारें, वैसी पीसीबी क्या रखने का जो है खासा रहा है और ये मशगला पीसीबी कर सकती है। अब देखिए, शाहिद असलम साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं उनका थोड़ा बैकग्राउंड। इनका बैकग्राउंड ये कि जब हाल ही में ही पाकिस्तान के जो चंद साबिक खिलाड़ी थे जिन्होंने पीसीबी लेवल 2 कोर्स करना चाहा, तो उनके लिए शाहिद असलम साहब वहाँ मौजूद भी थे। और शाहिद असलम साहब, मोहम्मद हफीज और दीगर जो बड़े बड़े नाम हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी खिदमात हैं उनके हवाले से। और फिर ये मुख्तलिफ ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने पूरे जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट है उसको डिसॉल्व किया हुआ है, उन्हें समझा हुआ है, परखा हुआ है। तो ये सारा खासा शाहिद असलम का है। शाहिद असलम साहब को आप लाए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा असाइनमेंट होगा, डिलीवर करना उससे बड़ा असाइनमेंट होगा। पाकिस्तान टीम और उसकी नेशनल साइड को एज अ बैटिंग कोच डील करना इतना ईजी होता नहीं है। इंजमामुल हक जैसे एक बहुत बड़ा नाम माजी में जुड़ चुका है, दीगर बड़े बड़े नाम जुड़ चुके हैं, हाल ही में मोहम्मद यूसुफ साहब थे मौजूद। तो इस तरह ये चीजें करना, इट विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक फॉर शाहिद असलम एंड पीसीबी, बट आई होप गुड फॉर शाहिद असलम साहब बिकॉज उन्होंने मुख्तलिफ मरतबा मुख्तलिफ असाइनमेंट्स किए हैं और ये भी उनके लिए एक नया असाइनमेंट है, तो ईजीली ही कैन टेक ओवर। अच्छा, ये बताइएगा ताबिश के गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की रुनुमाई नथिया गली में हुई और एबटाबाद और दीगर स्कूल्स और कॉलेजेस में भी उनको देखा गया, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया। तो जो कल डेवलपमेंट हुई है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को लेके, उस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखें बिल्कुल पाकिस्तान के ही इलाके, नथिया गली हो, मुजफ्फराबाद हो या फिर जम्मू और आज़ाद कश्मीर जो है वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। आपने हमारी शहरक पर हमला किया और जिस नापाक अज़म के साथ आपने हमारी उस टेरिटरी पर कब्जा किया, तो इसके बाद अगर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ इस जो है ट्रॉफी को ले जाती है तो बड़ी खुशहाल बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये हमारा हिस्सा है। जब माजी में हिंदुस्तान 2023 के अंदर वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा था तो उस वक्त हिंदुस्तान को, आपको याद होगा, लद्दाख ये वो इलाका है जो इंडियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं है और लद्दाख के मुतालिक हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट दोनों के दरमियान मौजूद है उसके बाद भी वो वहाँ लेके गए। जब वो वहाँ ले जा सकते हैं, जब वो अपने पैसे का दबदबा दिखा सकते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट क्यों नहीं दिखा सकता? रीजन उसका यही है कि ये सारी चीजें एक जाने हो तो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो सारा प्रोसेस रोहित चल रहा है, इसमें हिंदुस्तान के जो मीडिया है वो मुसलसल जबान दराजी कर रहा है, मुसलसल कयास आराइयां कर रहा है
और वो फिजूलियात पर मबनी बात कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान का जो वेला फारिग मीडिया है उसके पास कोई कंटेंट नहीं है। पहले तो वो हमारे खिलाड़ियों की मुतालिक जो है पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था, शायद अफरीदी की कजन से मुतालिक मैंने सुना वो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक जोड़ रहे हैं। तो उनके पास कोई कंटेंट नहीं है और वो फिजूलियात पर मबनी बात कर रहे हैं। अब ये जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है इसमें आईसीसी को चाहिए कि वो एक पेरेंट रोल अदा करे, और पेरेंट रोल ये होना चाहिए कि वो इक्वालिटी के साथ जो सारी बातों को तय करे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी जो है डगर पर आती हुई दिखाई दे रही है। आया आप 3 T20 मैचेस हारे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप देखें कि आपने 2 मुसलसल कामयाबियां हासिल की, एक टेस्ट फॉर्मेट में, फिर इसके बाद एक आपने ओडीआई फॉर्मेट में 22 साल के बाद जाके हिस्ट्री बनाई। तो अब आपको थोड़ा सोचना होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो करता है, मैं तो चाहूंगा कि वो निडरपन का मुजाहरा करे। और ये निडरपन इस तरीके से नहीं होगा कि आपने बस एक बार बयान दे दिया कि आईसीसी का काम है वो हिंदुस्तान को लेके आएगी और फिर सारा काम हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद थे एक प्रोग्राम में। जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने तो अभी तो कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं। वो उन्हें अगर कुछ करना था, अगर वो कुछ करना चाहते थे या किसी काम करने के विलिंग थे तो 3 महीने पहले बोलते। बोला उन्होंने ना तो लॉबिंग की और ना तो ग्रुपिंग की, ना तो उन्होंने चीजों को उस तरीके से मैनेज किया, ना तो आईसीसी को कायल किया। बस एक बयान दे दिया है हिंदुस्तान नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं। आपको ये बयान देने के बाद आपने क्या ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड से रब्ता किया, क्या उन्हें कायल किया? इस वक्त तो मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि तमाम मुल्क जो है अभी तक तो मुल्क जो दीगर है उनकी कंफर्मेशन नहीं आई है। ये सारी बातें ये कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस ऐसा है जैसे खाली गुब्बारे के अंदर हवा भर दी गई है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि पीसीबी ने मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफ़ा मंजूर करने से इनकार कर दिया है। इतलात आ रही हैं और ज़राए भी ऐसा बता रहे हैं कि कुछ 2-3 अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इस हवाले से आपके बारे में आप इसमें क्या बात कहेंगे और क्या ख़बरें हैं आपको कि मोहम्मद यूसुफ को मज़ीद क्या जिम्मेदारियां मिलने के इम्कानात हैं? सर देखिए, हमारे क्रिकेट के अंदर भी लाडले हैं ना, जैसे हमारे सियासत में लाडले थे। नकवी साहब खुद भी लाडले थे कि वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन गए। राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है ना कि वो तो अच्छा हुआ इन्हें सिर्फ वजीर दाखिला बनाया, आप प्राइम मिनिस्टर बना देते तो भी वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते और हम कुछ नहीं कर सकते थे। वो तो चला अच्छा हो गया वजीर दाखिला इन्हें बना दिया। लेकिन इसी तरह हमारी क्रिकेट के अंदर भी कुछ लाडले हैं, जैसे मोहम्मद यूसुफ साहब का आपने जिक्र किया। 2023 में हम शर्मनाक शिकस्त से 2-4 में मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद थे। उससे पहले अंडर 19 टीम के असाइनमेंट कर रहे थे, उसको एक जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। बांग्लादेश में आकर हरा के चले गया, तब भी ये मौसूफ मौजूद थे। फिर उससे पहले हम आयरलैंड में जाकर पहला T20 मैच हारे, वहां भी ये मौजूद थे। इसके अलावा बात करूं मुख्तलिफ वेन्यूज पर हमने मैचेस खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम जिल्लत आमेज शिकस्त से 2-4 हुए, तब भी ये मौजूद थे। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने कुछ किया तो कुछ नहीं है, लेकिन ये हर असाइनमेंट कर रहे हैं और बड़े शर्म के साथ कर रहे हैं, बड़ी डिटाई के साथ कर रहे हैं और नताइज जीरो है। इसके बाद तो पीसीबी को ट्वीट कर देना चाहिए और अपना ऑफिशियल पेज पर कह देना चाहिए तो मोहम्मद यूसुफ थैंक यू सो मच। लेकिन बात यह है कि पीसीबी मजबूर है ऐसे खिलाड़ियों के हाथों, जो कह रहा है खुद ही कि मेरी फैमिली के साथ कमिटमेंट्स हैं, मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूं, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अगर आप समझ रहे हैं जिस क्रिकेट ने आपको नाम दिया, आपको बड़ा जो है चेहरा बनाया, लेकिन आप उसको टाइम नहीं देना चाहते, पहले फैमिली को देना चाहते, चले सही, आपकी जाती मसरूफियात है तो हुजूर आप उन मसरूफियात को संभाले। हम तो और भी तो नाम है ना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और बड़े बड़े नाम हैं। कल सलीम जाफर साहब की बर्थडे थी, आप उनको ले आए। और भी बड़े बड़े नाम है ना। अगर बैटिंग के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के पास बैट्समैन के कम है, आपके पास आमिर सोहेल जैसा बेहतरीन बैट्समैन है, सईद अनवर जैसा बेहतरीन बैट्समैन है। आप इनको लाएं, इनको एज अ मेंटोर रखें। मैं तो समझता हूँ आप लाएं इनको, ये क्लिक कर जाएंगे और बहुत शानदार चीजें हो जाएंगी। अच्छा, मैं एक बड़ी अहम बात आपको बताऊंगा, आपकी नजर थोड़ी मैं नजर करम आपकी करूंगा एक टॉपिक पर। इस वक्त हम रोहिल इंतखाब एक चीज देख रहे हैं, पाकिस्तान टीम जो है एशिया कप जो अंडर 19 है वो खेल रही है, और इसमें मिसबाहुल हक साहब की जो साहबजादे हैं फहामुल हक, वो इस वक्त बड़ी तनकीद। मेरा अगला सवाल ही आपसे ताबिश यही था कि मिसबाहुल हक के बेटे की अंडर 19 में जो सिलेक्शन हुई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और फैसल इकबाल की इस पे बड़ी कड़ी तनकीद सामने आई है, आपकी क्या राय है इस हवाले से? मैं देखिए, तनकीद बरा इसला होनी चाहिए, तनकीद बरा जातियात नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है।
और दूसरा ये मिसबाह-उल-हक का कद जो है बहुत ऊंचा है। उस पर तनकीद इसके लिए होती है क्योंकि मिसबाह-उल-हक आपके साबिक कप्तान रहे जिन्होंने आपको टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनाया। मिसबाह-उल-हक वो शानदार कप्तान रहे जिनकी क़यादत में आपने बड़ी-बड़ी टीमों को हराया, जिसमें इंग्लैंड हो गई या फिर दीगर उस वक्त की जो बड़ी-बड़ी टीमें थी, वेस्ट इंडीज की भी क्रिकेट टीम उस वक्त बड़ी शानदार थी, श्रीलंकन क्रिकेट टीम थी। आप उनके खिलाफ बड़े शानदार खेले। इसके साथ-साथ मैं मिसबाह-उल-हक के हवाले से आपको ये बताऊँ, आपके हाल ही में हेड कोच रहे, तो मिसबाह-उल-हक का कद बहुत ऊँचा है और उन पर तनकीद करने वाला जो भी हो ना, उसको उसके बराबर का कद होना चाहिए। उसके बराबर का अगर किसी का कद नहीं है, तो फिर उसकी तनकीद बनती नहीं है, मैं ये समझता हूँ। दूसरा ये कि मिसबाह-उल-हक के जो साहबजादे हैं फ़हाम-उल-हक, उनसे मुतालिक मेरी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो इस वक्त यूएसए में मुकीम है और वहाँ यूएसए की क्रिकेट खेलते हैं, जान निसार खान। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो कयास आराइयाँ या फिर ये तनकीद का मामला चल रहा है फ़हाम-उल-हक से मुतालिक, ये इंतहाई ज़्यादा फिजूल है क्योंकि वो जिसके साहबजादे हैं वो मिसबाह-उल-हक है। और फिर अगर आप कुछ स्टैट्स पर नजर डालें ना, आजकल के जो हमारे अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं या फिर सो कॉल्ड एंकर पर्सन है जो अपने को सीनियर एंकर बोलते हैं, उन्हें मालूम होता सब है लेकिन जानबूझ के वो जो है ऐसा ऐसा सच बताते हैं जो आधा सच होता है। फ़हाम-उल-हक के बताया जा रहा है कि उन्होंने 2 मैचेस खेले, 61 रन है। भाई इससे पहले थोड़ा माजी में आ जाए, और माजी में आया क्योंकि इस वक्त तो अंडर 19 की कोई बड़े पैमाने पे क्रिकेट हुई नहीं है। उससे जो बड़े पैमाने पे क्रिकेट हुई है उसमें ये है जिसमें फ़हाम-उल-हक ने सिर्फ 3 मैचेस खेले और 3 मैचेस में उन्होंने 124 रन स्कोर किए, पहली सेंचुरी। इसके बाद उन्होंने एक नेक्स्ट सेंचुरी स्कोर की है और इसके बाद उनके 185 रन है सिर्फ 3 मैचेस के अंदर, और इनका स्ट्राइक रेट जो है वो मोर देन 60 है और एवरेज भी मोर देन 50 है। तो इसका मतलब फ़हाम-उल-हक बड़े अच्छे बैट्समैन रहे। फिर उससे पहले थोड़ा आ जाए तो उन्होंने 400 रन एक सीजन में बनाए, और इससे पहले आप अगर देखें तो उन्होंने मुसलसल जिस अंदाज से बैटिंग की, एक मैच में 50 किए तो 40 गेंदों पे किए, एक मैच पर उन्होंने सेंचुरी की तो वो भी कम गेंदों पे की। तो फ़हाम-उल-हक को तनकीद का निशाना बनाना या फिर उसको इस तनकीद के ज़िम्मे में लाना, हमको तो अभी तक मालूम नहीं होगा कि उसके साथ कौन सी सियासत कौन खेल रहा है। लेकिन हाँ, कल तक जो फ़हाम के साथ होते होंगे ये जो सो कॉल्ड सीनियर एंकर्स हैं, और जब मिसबाह साहब जब फ़हाम छोटे होंगे तो उनका तारुफ कराते होंगे कि ये आपके चाचू हैं, ये हैं, ये कल तक ये तमाम एंकर जो हैं सो कॉल्ड सीनियर एंकर, ये तो इंटरव्यू लेने के लिए पीछे लगे रहते थे और आज मिसबाह पर तनकीद कर रहे हैं, उनके बेटे को तनकीद का निशाना बनाए। यहाँ तक कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं कल तक खुद ही कहते थे मैं आपका चाचू हूं, और वही चाचू आज फ़हाम पर तनकीद कर रहे हैं। तो उनको तो सोचना चाहिए वो क्या ज्यादती कर रहे हैं। और नहीं, मैं समझता हूँ जो डोमेस्टिक के आपके परफॉर्मर है आपको उनको इज्जत देनी होगी, लेकिन साथ साथ दीगर बातें ये भी है कि आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इज्जत तब देंगे ना जब आपका डोमेस्टिक का क्राइटेरिया उतना अच्छा होगा। आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने 4 सद्दा के अंदर आपके डोमेस्टिक के मैचेस करा दिए। आप मुझे बताएं कि 4 सद्दा वो वेन्यू है जब पाकिस्तान का सबसे इसमें बड़ा बुराई क्या है? अपना अगर हम इसको बड़ा देखें इस तरीक़ेकार को कि अगर बाप क्रिकेटर है और उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ा अहम काम किया है और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, एक वसी इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा रखता है, अगर उसका बेटा क्रिकेट में आना चाह रहा है और बेटी की प्रोफाइल को भी देखें तो उसने भी अपने जो करियर है उसके आगाज़ से ही पहले मुख्तलिफ जगहों पर क्रिकेट्स खेले हैं, कुछ स्कोर्स किए हैं, कुछ पोर्टफोलियो समेटा है, और अभी डेफिनेटली एक पीक उम्र होती है क्रिकेट में आने की, तो उसमें भी वो बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक और मुतहरिक नज़र आ रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है और तनकीद बगैर कारकर्दगी से पहले शुरू कर दी जाती है। फिर एक राय ये ली जा रही है कि जी मेरिट किल कर दिया गया है। मुझे समझ ये भी नहीं आ रही है, आप इसको सेकंड करें ताबिश, या आप समझते हैं कि दुरुस्त है या नहीं, कि किस तरह से मेरिट किल हो रहा है। अगर एक तजर्बेकार बाप का बेटा क्रिकेट में आ रहा है तो इसमें बुराई क्या है? हम दूसरे टैलेंट्स को देखते हैं कि बड़ी बड़ी जगहों पर भी हमने देखा कि लोग अपनी लेगेसी को इस तरह से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो तनकीद फिर बनती है। आने से पहले जो है मुतनाज़ा कर देना किसी भी चीज़ को, ये चीज़ गलत नहीं है? बिल्कुल बहुत गलत है रोहेल, मैं यही कह रहा हूँ आपको। आपका और मेरा जिस शहर से ताल्लुक है वो शहर कैद कराची है, पाकिस्तान का दिल है। और इस शहर से भी आपको मैं बताऊं, दुनिया के पास 2 बेहतरीन बैट्समैन आए थे और वो दोनों का रिश्ता ऐसा ही था बाप बेटे के जैसा। लिटिल मास्टर मरूम हनीफ मोहम्मद साहब वो पाकिस्तान के लिए खेले, उन्होंने रनों के अंबार लगाए। उनके साथ शोएब मोहम्मद साहब पाकिस्तान के लिए फाइनेस्ट बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे। तो जब वो आ सकते हैं और वो इसके लिए आ सकते हैं, और जब वो भी आ रहे थे, मेरी हाल ही में उनसे मुलाकात हुई एक तकरीब में, तो उन्होंने कहा कि बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है, खास तौर पे
जब आपके वालिद भी क्रिकेटर हों और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो आपके लिए वो माहौल होता नहीं और वो माहौल इतना साजगार आपको मिलता नहीं है। और यही माजी से लेकर अब तक चलता आ रहा है। आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम था बैटिंग के अप्रोच से साजिद अली। साजिद अली, उनके 21,000 फर्स्ट क्लास रन है, लेकिन जब उनका बेटा खेलने आया तो उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। साबिक कप्तान जिन पर बैन भी लगा, सलीम मलिक, उनके बेटे को आज तक चांस नहीं मिला, शाफे मलिक को। इसके अलावा मैं बात करूं, आपको याद होगा बैंगलोर के हीरो शारजाह में जावेद मियांदाद ने जब छक्का मार के आपको मैच जिताया, वो सिंगल लिया था तौसीफ अहमद ने। तौसीफ अहमद साहब के साहबजादे वलीद अहमद, उनको हफ्ते की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उन्होंने फर्स्ट क्लास खेली। फिर मैं शोएब मोहम्मद का जो जिक्र कर चुका हूँ, उनके भी एक साहबजादे हैं जो उनके साहबजादे, वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, फर्स्ट क्लास उन्होंने भी खेली थी, उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। क्योंकि ये बाकायदा ऐसी चेन बनी हुई है कि किसी तरह से एक्स क्रिकेटर के बच्चे को आने देना नहीं है, और अगर वो आ जाएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर पता नहीं क्या अजाब हो जाएगा, कोहराम मच जाएगा, चीखें निकल जाती हैं। तो भाईजान बात सारी ये समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, जिसके ब्लड में क्रिकेट है वो क्लिक करेगा ही करेगा। उसके तो ब्लड में, उसके घर में ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है, टेबल पर डिस्कशन क्रिकेट होती है, इसके अलावा क्रिकेट के अलावा और कोई बात ही नहीं, और कोई मौजूद बहस नहीं है। तो सारी चीजों का महवर ये है कि जिसके घर में क्रिकेट है वो तो, अगर उसकी परफॉर्मेंस जीरो होगी, सबसे ज्यादा दबाव अवाम को जो है उसके घर से होना है, उसके वालिद की तरफ से होना है, और उसकी कोशिश ये होगी कि मैं ऐसा डिलीवर करूं कि मेरे वालिद साहब का कद मजीद बढ़े। तो मैं समझता हूँ ये जो लोग मुसलसल नुक्ताचीनी कर रहे हैं, जो मुसलसल ये बातें कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए, अपने घेरे बालों में झांकना चाहिए। कल तक वो लाइन में लगे होते थे और मिसबा लोग के इंटरव्यू के मुंतजर थे, आज वो अपने को सीनियर कह रहे हैं और पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो एक्स क्रिकेटर जो मिसबा की क़यादत में खेले, मिसबा की बदौलत खेले, आज वो मिसबा पर तनकीद कर रहे हैं, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती उनके मुंह से सुनते हुए। मैं तो ये समझता हूँ इंतहाई गैर मुनासिब हरकत है जिस पर उन्हें सोचना चाहिए। अच्छा, फैसल इकबाल की जो एक कड़ी तनकीद है, ये खुद समझ में भी इसलिए नहीं आ रही कि सारी ज़िंदगी उन्होंने एक प्रिविलेज और एज उठाया जावेद मियांदाद साहब का, जो एक लेजेंडरी हैं, और फैसल इकबाल की ख़ुद की अगर कारकर्दगी पे नज़र डाली जाए तो कोई खातिर ख्वाह अचीवमेंट्स उनके पोर्टफोलियोज़ में नज़र नहीं आ रहे। तो बड़ा आसान है उंगली उठाना और तनकीद करना। नहीं, मैं आपको बताऊं, फैसल इकबाल साहब, जनाब रोयल इंतखाब साहब, उन चंद स्टाइलिश बैट्समैन में उनका शुमार होता है जो पाकिस्तान के लिए बड़े सूदमंद साबित हुए। उन्हें आया वो लंबा अरसा मिल नहीं पाया। मैं आपको बताऊं, जावेद मियांदाद साहब साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम, बहुत बड़ा नाम थे। मेरी हाल ही में मुलाकात हुई, अब चंद दिनों पहले ही फैसल इकबाल साहब से मुलाकात हुई। वो एक तकरीब में मौजूद थे और वो वहाँ भी क्रिकेट की तकरीब थी, और क्रिकेट की तकरीब के अंदर जो है अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। और वहां भी जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जावेद मियांदाद साहब का कद बहुत ऊंचा था और उसके कद से मुताल्लिक सोचना भी मुनासिब नहीं, आई एम नहीं नॉट है। टॉकिंग अबाउट जावेद मियांदाद साहब, आई एम टॉकिंग अबाउट फैसल इकबाल। फैसल इकबाल के खुद की भी अगर हम स्टैट्स देखें, जब हम जी, जावेद मैं उनकी मियांदाद बात कर रहा हूँ। जावेद मियांदाद साहब के बारे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है और जिस लेगेसी के साथ वो आगे बढ़े हैं क्रिकेट में, तो वो तो इंटरनेशनली और नेशनली भी बड़ी अचीवमेंट है सर की। नहीं, बिल्कुल जावेद साहब की बहुत अचीवमेंट है, और मैं जानता हूं जावेद मियांदाद साहब की जो ख्वाहिश है वो पाकिस्तान क्रिकेट कभी नहीं भूल सकती है। लेकिन हाँ, फैसल इकबाल साहब की जो आप बात करें, बिल्कुल ये बात होती है, लेकिन मैं मेरा आपको सवाल बताऊं, फैसल इकबाल के लिए था क्योंकि तनकीद उनकी तरफ से आई है। सर ये बात होती है, जैसे हम आज बात करें फार्म के मुतालिक जब हम बात करें तो फार्म के मुतालिक भी यही बात है। अगर फार्म रन कर लेगा तो कहेंगे यार मिसबा का बेटा है, चांस तो मिलेगा तो रन तो करेगा ना यार। तो वो बात सारी है। जब फैसल भी जिस सीरीज में उस वक्त ड्रॉप हुए, उस वक्त सारी चीजें बोर्ड के अंदर ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था फैसल विल बी फैंटास्टिक। लेकिन जब उन्हें ड्रॉप किया गया, इसके बाद उन्हें वापस से जो चांस मिला, जहां उन्होंने नेशनल स्टेडियम में वही 100 की, उसी जो है ट्रैक रिकॉर्ड के नीचे ही नाम है, जहां जावेद मियांदाद साहब की 200 रन है, वहां नीचे फैसल इकबाल के वो 100 रन है, जिसकी वजह से हम मैच जीते। और फैसल इकबाल जिस मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, वो उनको जो ड्रॉप करने के बाद वापस से टीम का हिस्सा बनाया और वो क्लिक कर गए। फैसल इकबाल पाकिस्तान की तरफ से वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने 26 मैचेस जो है टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और 1000 तेज रन बनाने का एजाज भी इनके पास है। फिर सेंचुरियां इन्होंने बनाई, जो सेंचुरियां इन्होंने बनी बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस में बनाई। फिर इस हिसाब से हम ये देख लें, फैसल इकबाल को उस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आपके डोमेस्टिक में उन्होंने रनों के अंबार लगाए, वो परफॉर्म कर रहे थे, फिर आपके जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने चांस दिया नहीं। अब आया
हम देख रहे हैं फैसल इकबाल को बोर्ड के साथ एसोसिएट है और वो वहां भी काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये बयान आना मैं तो समझता हूँ अच्छा, फैसल एक इकबाल और जो चीज़, एक बड़ा नेगेटिव पहलू है ताबिश हमारी क्रिकेट का, कि अगर मैं फैसल इकबाल की थोड़ी सी जर्नी की बात करूं तो उनको भी सियासत से थोड़ा सा सामना करना पड़ा, और कहीं ना कहीं कराची के साथ उनको एसोसिएट करके जो है बोर्ड में नहीं रखते थे, सिलेक्शन नहीं हो पाता था, और फिर ये कहा जाता था कि पर्ची है। फिर उनकी परफॉर्मेंस शुरू में हमने देखी बहुत बेहतर भी रही, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो हम पाकिस्तान की क्रिकेट में देख रहे हैं ना, ये जो पॉलिटिक्स है इसने पाकिस्तान को डैमेज कर दिया दीमक की तरह। ये अभी भी मामला चल रहे हैं, और यही वजह है कि जो प्लेयर की कोई भी बयान किसी के लिए आ रहा होता है उसके पीछे कोई ना कोई रिएक्शन होता है, एक एक्शन तो हुआ होता है, वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो असल जो बुनियादी पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट के अंदर जो बिगाड़ हम देख रहे हैं ना बोर्ड के अंदर, वो सियासत का है, और ये किसी तरह से कम नहीं हो रही है। पंजाब लॉबी अलग काम कर रही होती है, फिर कराची की लॉबी अलग काम कर रही होती है। इस तरह से जो पाकिस्तान का अपना क्रिकेट बोर्ड है वो डैमेज हो रहा है। बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, और ये खासा आज का नहीं है, ये पुराना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक जुड़े हुए मामलात हैं। हम देखते हैं कि जब भी कराची का टैलेंट सामने आता है उसको कहीं ना कहीं जो है गुड बुक्स से निकाल दिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा नोमान उल्लाह का किस्सा। आप सब हसीबुल्लाह से मुतालिक तो जानते होंगे, जो इस वक्त डोमेस्टिक के अंदर रन्स कर रहे थे। अब आपने पाकिस्तान टीम में उन्हें देखा। नोमान उल्लाह पाकिस्तान के लिए वो वाहिद ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर थे जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक के टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे जिन्होंने 10,000 रन बनाए पाकिस्तान के लिए अपने डोमेस्टिक करियर के अंदर। इसके अलावा नोमान उल्लाह ने जब अपना डेब्यू मैच खेला उनकी टीम 123 रन पर आउट हो गई हैदराबाद की, लेकिन जब वो रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ निफ सेंचुरी बनाई। उन्होंने हर मकाम पर रनों के अंबार लगाए। वो 10 साल तक एक डिपार्टमेंट के कप्तान रहे और कामयाब कप्तान रहे। उस डिपार्टमेंट को उन्होंने मुसलसल 10 साल चैंपियन बनाया। उस नोमान उल्लाह को जब पाकिस्तान खिलाया गया तो उसको पहले नंबर पर भेजने के बजाय उसको भेजा गया 8वें नंबर पर। और इसके अलावा वो रनों के अंबार जब आपके टेस्ट फॉर्मेट में लगा रहा था, 10,000 रन उसने बना लिए थे। आपने उसको सिर्फ एक ओडीआई मैच खिलाया बांग्लादेश के खिलाफ, जहां उसने सिर्फ 3 गेंदें खेली और वहां उसने सिर्फ 5 रन बनाए। तो यहाँ तो ये अलमिया रहा है ना, क्योंकि नोमान उल्लाह का ताल्लुक कराची से था, उसका डोमिसाइल कमजोर था तो उसको चांस नहीं मिला। हसन रजा के साथ क्या हुआ, यूनिस खान जो है उनके साथ क्या हुआ। आपने भी बात की जावेद मियांदाद साहब की। जावेद मियांदाद साहब का इस शहर से ताल्लुक था, लेकिन जब उनकी भी क्रिकेट पर जो है पाबंदियां लगने लगी, उनकी क्रिकेट कम होने लगी, उन्हें लगा कि उनकी क्रिकेट सुखड़ जाएगी या बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर जावेद मियांदाद साहब को भी शिफ्ट होना पड़ा और वो कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ तो ये अलमिया रहा है ना हमारे साथ। तो हम तो कहते हैं ना, हम अहले सफन हैं, अहले ज़र्फ हैं, लेकिन फिर हमारे ऊपर जो लोग हावी किए जाते हैं, यही तो मेरा गिला है कि जैसे लोग लगाए जाते हैं वो लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो काबिल है क्या हमसे? नहीं है। कराची क्या जो मटेरियल है, या फिर वो क्रिकेटिंग के एतबार से हो या फिर और किसी एक्सपेक्ट से हो, वो तो बहुत आगे है। लेकिन बात ये कि हमें हमेशा कभी डोमिसाइल के चक्कर में रुलाया जाता है, कभी किसी और क्राइटेरिया में कटाया जाता है। तो फिर ये जो माजरा है, ये माजरे को भी सही करना होगा ना। ये जो महरूमियां जो पैदा की जा रही हैं, ये कौन करेगा? जो इस मुल्क को चलाने वाले, मैं तो उनसे ही गुजारिश करूंगा कि जनाब आप इन महरूमियों को दूर करें। और हम सब चाहते हैं कि हम सब पाकिस्तानी और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। हम सब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और उसी शिद्दत से लगाते हैं जो पंजाब के लोग लगा रहे हैं। तो फिर हमें भी वो डिजर्व करते हैं, हम भी वो पीस ऑफ केक डिजर्व करते हैं जो दीगर इलाकों के लोगों को मिलता है। तो बिल्कुल वो आया कराची के लोग क्यों ना हो, यहाँ के खिलाड़ी क्यों ना, पंजाब के खिलाड़ी क्यों ना, उसको एक नजर से देखना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताबिश मीर आपके वक्त का, और एक ब्रीफ आपने दिया है स्पोर्ट्स के हवाले से, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के क्रिकेट में डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो अभी हालिया चेंजेस भी हमने देखे हैं, उस पर भी खासा हमने ब्रीफली डिस्कस किया। लेट्स सी नाज़रीन कि इस वक्त पीसीबी के जो मामला हैं और जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, और आने वाले जो इवेंट्स हैं और बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी, इस तरह की चीज़ें होने जा रही हैं, उससे क्या मामलात होते हैं और किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी के नंबर सिक्योर करता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हम बिजनेस सेक्टर की, स्टॉक एक्सचेंज की, डॉलर की और दीगर कमोडिटीज़ की, कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है और जो पाकिस्तान का बिजनेस सेक्टर है उसमें क्या नताइज हमें मिल रहे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक जनाब। अब बात कर लेते हैं बिजनेस सेक्टर के हवाले से, और सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो आपके मुल्क की करेंसी है वो काफ़ी अरसे से, और ये अच्छी बात है कि उसकी तरफ स्टेबिलिटी है, और हम करेंसी का जो स्टेबिलिटी का तयन है वो यूएस डॉलर से लगाते हैं, बिकॉज हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद यूएस डॉलर्स की होती है, जिससे तमाम तर मामलात आपके पेमेंट्स के और जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, जो भी बाइंग एंड सेलिंग नेशनली इंटरनेशनली हो रही होती है, वो डॉलर से हो रही होती है। दुनिया भर में तरीक़ेकार है। तो अगर पाकिस्तानी जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट देखें तो डॉलर का जो रेट है यूएस डॉलर का वो 277 पर है, और यही पूरा साल जो 2023-24 भी हमने देखा, और 24-25 जो अगला नॉक होता हुआ देख रहे हैं, उसमें लग ये रहा है कि ये 277 पर ही ट्रेड करेगा, और स्टेबिलिटी है और होल्ड हुआ है, और जो हम फ्लक्चुएशन देख रहे हैं वो पैसे में देख रहे हैं। तो अब जो बड़ी ट्रांजैक्शन है उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पैसे पे आता है। और एक और डेवलपमेंट जो हुई है गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते पहले, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेट बैंक ने अनाउंस की है, उसमें भी हमने डिक्लाइन देखा है। मुसलसल 3 मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो आई हैं इस गवर्नमेंट के आने के बाद, शहबाज गवर्नमेंट के आने के बाद, उसमें हम बेहतरी आते हुए देख रहे हैं। आपको याद होगा कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो 20-21% पर आई थी, और उसके बाद से आपकी मॉनेटरी पॉलिसी ने अपने आप को पीछे लेके आया है। तो किसी हद तक इन्फ्लेशन आपकी बेहतर हुई है। तो ये डॉलर के हवाले से हम आपको अपडेट दे रहे थे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। KSE 100 इंडेक्स गुज़िश्ता रोज़ 95,000 की सतह पर आया है। इसके आने की वजूहात क्या हैं? ऐसे कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जिस पे बेहतर से बेहतर काम हो रहा है? हमें ज्वाइन किया है शहरियार भट्ट ने, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। शहरियार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। शहरियार साहब, 95,000 का इंडेक्स हो चुका है। लग ये रहा है, दिख ये रहा है कि दिसंबर क्लोजिंग से पहले जो है हम सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं स्टॉक मार्केट के बुलिश होने की, और ये जो बुलिश ट्रेंड है इसके पीछे कौन से सेक्टर्स और कंपनीज शामिल हैं? देखिए, 95,000 का इंडेक्स तो मार्केट ने कल ही क्रॉस कर लिया था, और आज मार्केट ने एक और हिस्टोरिकल हाई बनाया है। 96,707 मार्केट आज रीच कर चुकी है। ज्यादातर एक्टिविटीज जो हमें नजर आ रही है मार्केट में, अगेन ऑयल एंड गैस सेक्टर के नजर आ रही है। बैंक्स में रिसेंटली एक रिलीफ मिला है एडीआर के हवाले से, जो केस लगा हुआ था कोर्ट की जानिब से, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 120 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने में आ रही है, जबकि फर्टिलाइजर की जानिब से 312 पॉइंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इस वक्त हम देख रहे हैं इंडेक्स के अंदर। और ओवरऑल सेंटीमेंट बाजार में काफी ज्यादा पॉजिटिव है। आपको पता है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो मार्केट के कंटिन्यू पॉजिटिव साइड पे हमें देखने में आ रहे हैं। अगर मैं रिसेंटली बात करूं पिछले 4 माह की, तो हमने देखा कि आईटी की एक्सपोर्ट में सिग्निफिकेंट इजाफा हमने देखा 35% का, और ये 1.2 बिलियन के पास पहुंच गई हैं। जबकि करंट अकाउंट हमारा सरप्लस कंटिन्यू थर्ड मंथ पे आया। ईयर एंड में हम फोरकास्ट कर रहे थे कि अराउंड 3 अरब से जायद का हमें खसारा होगा, लेकिन अगर ये स्पीड चलती रहती है तो यकीनी तौर पर हम $3 अरब वहां से बचाने में कामयाब होंगे। फिर इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोर्ट में भी $1.3 बिलियन पे पहुंच गई हैं, और टेक्सटाइल $3.1 बिलियन के करीब पहुंच गई हैं। रेमिटेंसेज भी हमें बहुत रिकॉर्ड तादाद में आ रहा है, 24% इंक्रीज हुआ है उन्होंने बेसिस पे। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेशन है जिसका रिफ्लेक्शन KC 100 इंडेक्स आपको दिखाता है, और मार्केट में कंटिन्यू सर्च है। और हम देख रहे हैं मार्केट में लिक्विडिटी की पोजीशन है वो भी काफी ज्यादा बेहतर होगी। अगर आप सेक्टर देखते हैं मार्केट में, तो वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि फॉरेनर्स कंटिन्यू मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, और कल भी 9 मिलियन से ज्यादा की सेलिंग फॉरेनर्स की जाने से हुई। लेकिन जो पॉजिटिव बात है कि जो लोकल फंड है वो मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं और एक्टिव हैं। म्यूचुअल फंड, उनके साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर मार्केट में कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आप देख रहे हैं कि हर रोज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। अच्छा, अभी करंट सिचुएशन क्या है नाज़रीन, और हमें बताएं कि इस वक्त जो 100 इंडेक्स है वो कितने पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है? अभी माइनस में है मार्केट या प्लस में है? इस वक्त सिचुएशन क्या है, वॉल्यूम्स क्या हैं? देखिए, इस वक्त मार्केट में जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट ने हिस्टोरिकल हाई कर लिया 96,707 का, और करंटली इस वक्त ट्रेड करी है 810 पॉइंट प्लस 96,666 से। वॉल्यूम भी इंतहाई शानदार लग रहे हैं। मार्केट के आगाज हुए अराउंड 1 घंटा हुआ है, और इसमें आपने देखा कि 38 करोड़ से ज्यादा शेयर का काम हो चुका है। इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम हम पूरे दिन में विटनेस करते थे अगर आज से 1 साल पहले मैं आपको लेकर जाऊं तो मार्केट में वॉल्यूम भी शानदार लग रहे हैं, और साथ साथ जो कंपनीज की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। और लिक्विडिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में अब कोई मसला नहीं है, ऑल दो के 43 बिलियन से ऊपर की लिवरेज पोजीशन हो चुकी है स्टॉक मार्केट में। शहरियार, क्या लग रहा है जो मार्केट में एकदम से पोटेंशियल आया है, एकदम से मार्केट जो है बुलिंग ट्रेंड पर चली है, इसके क्या फैक्टर्स लग रहे हैं? फिर दूसरा अहम सवाल ये है कि जो IMF की दूसरी इंस्टॉलमेंट्स की बातें हो रही हैं,
फिर वफ्द का एकदम से आ जाना, फिर फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकातें होना, कुछ और डिमांड रखना, कुछ और पॉलिसीज़ पर बात करना, तो आपको क्या लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग अनसर्टेन? एक तो ये एक फैक्टर लग रहा है, या दूसरा कि बहुत कुछ हैपनिंग होने जा रही है जो कि मस्बत सतह पर होगी, जिससे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट को सपोर्ट मिलेगी? इन तमाम तर चीज़ों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या वजूहत है मार्केट के ऊपर आने की? देखिए, मार्केट में कोई भी अनसर्टेन नहीं हो रहा है। मार्केट में जो इतनी मार्केट बढ़ गई है बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अगर आज से 1 साल पहले मैं आपको लेकर जाऊँ, आप ब्रोकिंग हाउसेस, डिफरेंट ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें सबने यही फोरकास्ट किया था कि ईयर एंड में मार्केट 85,000 क्रॉस करेगी। हमने डार्सन सिक्योरिटीज ने भी फोरकास्ट किया था कि मार्केट 85,000 क्रॉस कर जाएगी। बाग ब्रोकिंग हाउस ने 1 लाख इंडेक्स की भी बात की थी और एग्जैक्टली मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया है। इसको बैक किया है मुल्क के जो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं। आप देखेंगे इन्फ्लेशन 4 साल की कम तरीन सतह पे आ गई, 35% से गिर के 7% के ऊपर। ऑटोज के नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। इन्फ्लेशन किसी ने सोचा नहीं था कि आप 6% पे देखेंगे। इंटरेस्ट रेट 25% से गिरने के बाद 22.5% से गिरने के बाद 15% के पास आ गए। और फिर साथ साथ जिस तरह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के नंबर आ रहे हैं, 3.1 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की हमने। आईटी एक्सपोर्ट हमारी 1.2 बिलियन डॉलर हो चुकी है। तो सारी पॉजिटिव हैपनिंग्स हो रही हैं। जी, काफी लोगों को मायूसी हुई है जब हमने देखा कि आईएमएफ की टीम आई यहाँ पर और उन्होंने पॉजिटिव रिमार्क्स पास किए। तो लेकिन मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो गया ये, और ना कोई मनी बजट आया, ना कोई पेट्रोलियम लेवी इसके ऊपर आइज की गई। तो गवर्नमेंट की जो अब तक की जो परफॉर्मेंस है हम समझते हैं काफी सेटिस्फेक्शन है। और अगर इसी तरह आईएमएफ के एजेंडे पे चलते रहे और रिफॉर्म्स के एजेंडे को आगे बढ़ाया, टैक्स कलेक्शन के टारगेट को बूट कर लिया, तो बाजार इसको फर्दर वेलकम करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच शहरियार, आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया और स्टॉक एक्सचेंज के जो मामलात हैं आपके सामने हैं और देखना ये होगा कि मार्केट किस तरह से अपने आप को आगे लेके जा रही है। 96,000 का इंडेक्स आपका हो गया है, जैसे शहरियार इस वक्त करंट सिचुएशन बता रहे थे। और क्योंकि मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं, अभी आपका आइडियाज़ का भी इम्पैक्ट डेफिनेटली वो भी आ रहा है, और फिर हमने फर्दर फाइनेंशियल इवेंट्स को भी आपके स्टॉक एक्सचेंज के साथ इंटीग्रेट और पेनिट्रेट होते हुए देखा। और कुछ आईएमएफ रिपोर्ट्स हैं उसको भी रिपोर्ट किया जा रहा है और प्रॉपर पॉलिसी के तहत इस वक्त मुल्क में काम हो रहा है, जिससे लग ये रहा है कि इन्वेस्टर्स को एतमाद मिल रहा है। देयर इज़ समथिंग एल्स के जो रिफ्लेक्शन है आपके मॉनेटरी पॉलिसी के नंबर, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे शुरू में कि उसका एक बहुत बेहतर इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि इसी की वजह से आप देखें कि इंटरेस्ट रेट आपका बेहतर हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट डेफिनेटली वो भी आपका बेहतर हो रहा है। तो ये सिचुएशन है स्टॉक एक्सचेंज की। डॉलर का हमने आपको बता दिया था, यूएस डॉलर का। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं नाज़रीन। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि जो कमोडिटी होता है, चाहे आपके गोल्ड हों, सिल्वर हों और आपके ऑयल के मामलात हों जिस पर ट्रेडिंग की जा रही होती है, उसमें काफ़ी लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और अगर पाकिस्तान में गोल्ड की बात करें कमोडिटी की, तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये इस तरह के, और बांग्लादेश, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो सोना है, फ़ी तोला सोना है, उसकी कीमत में इजाफा बहुत ज़्यादा देखा। पहले 1.5 लाख समथिंग था और 1.5 लाख से होता होता अब 2 लाख पे आ चुका है, और 2 लाख से भी अब तजावुज़ करके पहले 50 पे देखा, 2,50,000, 55,000, 60,000, 62,000, फिर 72,000, अब 73,000 पर आ गया है। यानी कि 2,73,500 पर आपकी गोल्ड फ़ी तोला की हो गई है। ये सारे भाव आप देख लेंगे इतने ज़्यादा हैं क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा है कि जो सप्लाई है वो श्रिंक हुआ हुआ है। उसकी बड़ी वजह ये है कि इंटरनेशनल कुछ सैंक्शंस भी हैं और कुछ पॉलिसीज़ भी हैं, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। और फिर दुबई की मार्केट से सारा आपका सिलसिला जुड़ा हुआ होता है गोल्ड का, तो वहाँ से आपका गोल्ड सारा आ रहा होता है। तो इसी वजह से जो लोकल गोल्ड है वो उसके प्राइसेस में हम इजाफा देख रहे हैं, क्योंकि सप्लाई श्रिंक है। सप्लाई जिस दिन श्रिंक सप्लाई की ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली डिमांड उसको मीट कर पाएगी, जो बेसिक हम फार्मूला देख रहे होते हैं। फिर फर्दर ये जो हमारी मार्केट है उसमें भी आप देखें, जो B2B वाला बंदा है, जो B2B में काम करने वाले हैं, वो लोग अब इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अब दूसरे एवेन्यूज़ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही है। अभी आपने स्टॉक मार्केट की भी बात की थी, हमने उसमें बताया कि एकदम से लोगों का इन्वेस्टमेंट वहाँ चली गई है, तो लोग थोड़ा बहुत जो है एहतियात के साथ, फिर आपके जो डिजिटल करेंसीज़ पे लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो आधे इन्वेस्टर्स आपके वहाँ चले गए हैं। तो डेफिनेटली जो आपका इन्वेस्टर है वो हर जगह इस वक्त डाइवर्ट है, बटा हुआ है, क्योंकि आपके पास फॉरम्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के आ चुके हैं। और गोल्ड में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देख रहे हैं कि
प्राइस इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी गोल्ड इस वक्त नहीं ले रहा होगा, क्योंकि वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड में हमें करेक्शन देख रहे हैं, करेक्शन 2 लाख से नीचे की आएगी, लेकिन अब तक नज़र ऐसा नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइस कम होगी तो जो है आप देखेंगे कि लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये वाली सूरत हाल है। देखें कि इस वक्त गोल्ड को कितने क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऑल द बेस्ट, क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये सिचुएशन है, आपको बताई हमने बिज़नेस के हवाले से। अब बात कर लेते हैं कुछ शोबिस और दीगर मामलात जो हैं। सिंगिंग की बात करें तो आपको पता है कि राहत फ़तेह अली ख़ान पाकिस्तान और दुनिया भर में उन्होंने अपने गायकी से मनवाया है ख़ुद को, और दुनिया भर में वो जाने और पहचाने जाते हैं। बॉलीवुड में उनके काफ़ी जो है उनकी मीटिंग्स हैं, लोगों से मिलना जुलना है। तो एज़ फार एज़ कंसर्न द रिपोर्ट ऑफ राहत फ़तेह अली ख़ान ये आ रही है कि पाकिस्तानी मारूफ मौसीकार हैं और कव्वाल भी हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान ने बॉलीवुड के संजय दत्त से मुलाकात की है, और मुलाकात की तस्वीर और वीडियोस भी जो है वो सोशल मीडिया पर आई हैं, और बताया जा रहा है कि मुलाकात में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स पर उन्होंने बात की है। आने वाले जो कॉन्सर्ट्स हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो भी उन्होंने डिस्कस की है। और नाज़रीन आपको बताएं कि राहत फ़तेह अली ख़ान ने पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त गाने गाए हैं, ड्रामों के OSTs हो गए और ये मूवीज़ हो गई हैं, फिर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गाए गए। उनकी आवाज़ मुनफरिद है, मुख्तलिफ है और बहुत सुरीली है, और उनके सुर की जो है वो दुनिया दाद देती है। और जितने भी जो लेजेंड्स हैं और वो हमेशा पाकिस्तानी जो हमारे गुलकार हैं, फ़नकार हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, जो एक्चुअली जो समझते हैं कि फ़न की कदर क्या है। तो आप देखें कि हमारे यहाँ से मैडम नूर जहाँ साहिबा और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहिब और मेहंदी हसन और बेशुमार पाकिस्तान के जो लेजेंड्स गुज़रे हैं, उनकी दुनिया भर में इज़्ज़त। और जिस तरह से हिंदुस्तान के जो पुराने जो लेजेंड्स हैं, जो टैलेंट को समझते हैं, जो पुराने आर्टिस्ट हैं और नए आर्टिस्ट भी डेफिनेटली वो भी, लेकिन जो कहते हैं ना कि पुराना चावल कहा जाता है मजाक में, और कहा जाता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। तो सीनियर्स जो लोग हैं वो ज़्यादा टैलेंट के परख उसकी रखते हैं और समझ रखते हैं कि और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी शायर हैं, उनकी शायरी और मौसीकी दुनिया भर में जो है उसको लोग देख रहे हैं और पहचान रहे हैं। तो ये खबर थी, हमने कहा आपसे शेयर करें। और वैसे भी राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के तो आप वीडियोस देखते रहते हैं, सुर में रहते हैं, वो सुर की दुनिया में रहते हैं, उनका मुनफरिद अंदाज़ भी है, मुख्तलिफ अंदाज़ भी है, लेकिन एज़ फार एज़ कंसर्न के हमारे लेजेंडरी हैं और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त दिलाई है। तो ये सारा सब कुछ हमने आपसे शेयर किया। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और हमने इस पर आपसे बात भी की कि किस तरह से बिज़नेस के और आपके स्पोर्ट्स के मामलात को बेहतर होते हुए हम आगे देख रहे हैं। आज इतना ही रखेंगे नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। मैसेज आपसे ये है कि आप अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें, और जो तनकीद है वो कीजिए, लेकिन तनकीद बराए असला कीजिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं कीजिए। और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ माशरे में कि हम अपने आप को सही नहीं कर रहे होते हैं और दूसरे पे उंगली उठा रहे होते हैं। ख़ास तौर पे अपने गिरबान में झांके, अपने आप को दुरुस्त करें। दुनिया को दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने से ही अपना बिगाड़ खुद सही करेंगे तो आपके दीगर मामलात भी सही हो जाएंगे। और ये आप लोगों से गुजारिश है कि सफाई रखें अपने मोहल्लों की, अपनी गलियों की, और गंदगी ना करें, क्योंकि हम हर कुछ जो है लोकल गवर्नमेंट पे या सूबाई गवर्नमेंट या हुकूमतों पे डाल देते हैं। आप लोगों ने ख़ुद अपने घर को साफ़ रखना है, घर के बाहर कचरा नहीं रखना, पार्क्स में कचरा नहीं रखना, समंदर को साफ़ रखें। CU की भी हालात आप देखें कितनी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा मैं आपसे लाजमी रखूँगा कि आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, ताकि इन्वायरमेंट भी बेहतर रहे और माहौल भी अच्छा रहे, माहौल दोस्त रहे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।